I know you are the person who dreams about NLSIU every day. I know you work hard every day. I know you want to be a part of the 3 year LLB program of NLSIU Bangalore every day. And I know how I can help you. Therefore, I am making this video. So if you are in this video, if you're watching this video, then you are very, very lucky because, hey guys, I am Chia, your NLSAT mentor, and today I am going to tell you one of the most important things about the NLSAT एग्जाम एंड दैट इज कि पार्ट बी का जो क्वेश्चन होता है सिचुएशनल वाला वो हमको कैसे सॉल्व करना है एंड उसको कैसे लिखना है कि हम मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर पाए एंड उसके लिए सारा का सारा सारी की सारी इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट आयरैक मेथड आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई टू यूज इट एंड व्हाई नॉट टू यूज इट बोथ प्लस आई एम गोइंग टू टेल यू कि व्हाट इज आयरैक मेथड हाउ डू यू यूज इट एंड व्हेन डू यू यूज इट चलो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि आयरैक मेथड जो होता है वो होता क्या है इन द फर्स्ट प्लेस आयरैक मेथड जो होता है वो सिर्फ लीगल रीजनिंग के लिए ही यूज किया जाता है या आप ड्राफ्टिंग करते हैं तो उसमें लीगल रीजनिंग को एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देने के लिए आयरैक मेथड का यूज किया जाता है एंड दैट इज व्हाट यू आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू डू इवन व्हेन यू डोंट हैव द करेक्ट लीगल नॉलेज टू डू सो इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे सोचना है कैसे लिखना है एंड कैसे एनालाइज करना है लीगल प्रॉब्लम्स को ताकि आप एक अच्छा आंसर लिख पाओ ना कि ताकि आप बहुत अच्छे से इस मेथड को यूज कर पाओ तो हमारा मेन थॉट प्रोसेस है कि हम ऐसा आंसर लिखें जिसमें हमको मैक्सिमम मार्क्स मिले अब जब आप एक एग्जामिनर की तरह सोचते हैं तो आप ये सोचते हैं कि हम एक एग्जामिनर को बहुत ज्यादा खुश करना है कि वाह यार क्या वोकैबुलरी है इस व्यक्ति की वाह यार क्या बात सोच रहा है ये व्यक्ति वाह यार इसको कितना ज्यादा लीगल नॉलेज है लेकिन दैट इज नॉट ट्रू What the examiner is seeking is कि आपकी बातों का जो भी आप बात बोल रहे हो जो भी बात आप क्लेम कर रहे हो या जो भी बात आप प्रूव कर रहे हो जो भी बात आप कंक्लूड कर रहे हो वो वहां तक आप कैसे पहुंचे दैट मेथड दैट फ्लो ऑफ इवेंट्स दैट एवरीथिंग दैट मैटर्स नॉट your vocabulary, not the words that you've used, not how well you have written it, but how well you have concluded it क्या रीजन दिए आपने किस तरीके से एनालाइज किया जिसकी वजह से आपको स्ट्रक्चर करने में सिर्फ मदद करता है द आयरैक मेथड जिसमें आपको सबसे पहले इशू को आइडेंटिफाई करना होता है इशू को आइडेंटिफाई करना इज वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट थिंग जो मुझे लगता है कि आप सबके लिए एकदम से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है जब आप इशू को आइडेंटिफाई करने जा रहे होते हैं तो आप इस थॉट प्रोसेस से जाते हैं कि यार मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा पता नहीं मैं सही इशू आइडेंटिफाई कर भी रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं भाई बहुत इजी है क्वेश्चन जो दिया हुआ है नॉट द होल पैराग्राफ जो क्वेश्चन दिया है वो आपका हीरो है अब उस क्वेश्चन के अराउंड रिवॉल्विंग जो भी बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगती है उसको आपको इन्फर करना पड़ेगा एंड इन्फ्रेंस के बेसिस पे आपका इशू आपको क्रिएट करके खुद ही मिल जाएगा तो आपको ये इन्फ्रेंस निकालना सीखना बहुत जरूरी है जैसा कि मैं मानती हूं और मैं जानती हूं कि जो एनएसएट का पार्ट बी का ये वाला क्वेश्चन होता है लीगल रीजनिंग वाला ये मैक्सिमम अमाउंट इसका जो होता है वो लीगल रीजनिंग की तरफ नहीं होता उसका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेटेज क्रिटिकल रीजनिंग होता है क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग के बेसिस पे आप आर्ग्यूमेंट समझ पाते हो कि कौन सी आर्ग्यूमेंट वेग है स्ट्रॉन्ग है वीक है या इवन सपोर्टिंग है एंड इन सब चीजों को समझने के लिए आपको क्रिटिकल रीजनिंग को इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आप ऐसे कैसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हो या आप कैसे इन्फर कर सकते हो किसी बात को एंड करेक्टली कैसे कर सकते हो उस चीज को द क्वेश्चन इज कि व्हाट डिड यू इन्फर फ्रॉम व्हाट हैज बीन गिवन टू यू इन द पैसेज इटसेल्फ तो ये जो पहला क्वेश्चन है इशू निकालने का इसमें आपको इन्फ्रेंस यूज करना है द सेकेंड इज रूल अब आप सोच रहे होंगे कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको लीगल प्रोविजंस प्रिंसिपल्स या कुछ भी नहीं दिया होता है सीधे सीधे एक लीगल प्रॉब्लम दी होती है रूल तो बताया ही नहीं होता है बट आप गलत हैं आपको ऐसा लगता है कि रूल जो होता है वो लीगल रूल प्रिंसिपल या प्रोविजन ऑफ लॉ होता है लेकिन रूल कुछ भी हो सकता है सो फॉर एग्जाम्पल आपके सोसाइटी में एक स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग पूल के बाहर एक एरिया लगा हुआ है जहां पे एक बैनर लगा हुआ है और उस बैनर पे लिखा है कुछ रूल्स जो आपको स्विमिंग पूल में जाने से पहले फॉलो करने पड़ेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 साल से 8 साल की एज के बच्चे हैं तो आप स्विमिंग पूल में नहीं जा सकते फॉर एग्जाम्पल आपको स्विम सूट पहनना जरूरी है ठीक है या आप किसी ट्रेनर के बिना पूल में नहीं जा सकते ये सब चीजें अगर आपके एक बैनर में लिखी हुई है स्विमिंग पूल वाले एरिया के बाहर तो वो एक तरीके से अग्रीमेंट है बिटवीन द सोसाइटीज पीपल
एंड द स्विमिंग पूल पीपल, जो स्विमिंग पूल का गवर्नेंस कर रहे हैं, उनके बीच में और आपके बीच में एक अग्रीमेंट है कि आप इन सब चीजों को मानोगे। इन केस अगर आप इन चीजों को नहीं मानते हो, अगर आपका बच्चा जिद करता है और आपका बच्चा 5 साल का है और आप उसको स्विमिंग पूल में भेज देते हो और उसकी वजह से उसको कोई इंजरी हो जाती है या किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस सिचुएशन में आपके बच्चे की लाइबिलिटी है एंड आपकी लाइबिलिटी है एज अ गार्जियन। इट्स नॉट द लाइबिलिटी ऑफ द पीपल ऑफ द स्विमिंग पूल एरिया। तो इस तरीके से जो रूल्स गिवन होते हैं, जो बेसिक रूल्स है, जो लीगल रूल प्रिंसिपल या प्रोविजन नहीं होता है, उन सारी चीजों को आपको यूज करना होता है अपने आंसर में जब आप एनएलसैट का क्वेश्चन लिख रहे हैं, एनएलसैट का क्वेश्चन को आंसर कर रहे होते हो। वहीं एक्चुअल जो आयरैक मेथड होता है, जिसमें सब रिसर्च करते हैं, जिसमें जजमेंट राइटिंग पढ़ाई जाती है, उसमें रूल का मतलब लीगल रूल प्रिंसिपल या प्रोविजन ऑफ लॉ होता है। तो अगर आप अपने जो पैसेज आपको गिवन है, अगर उसमें आप रूल को ढूंढ के निकाल सकते हो, मतलब आपने कहीं ना कहीं पैसेज में से मेन आइडिया ढूंढ के निकाल दिया, विच इज द होल premise of the passage, the most important part of the passage. Therefore रूल जो होता है ये आपको इसी तरीके से ढूंढना है कि रूल्स क्या है, नॉट लीगल प्रोविजन रूल या लीगल प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से रूल के बारे में सोचना है जब आपको पैसेज में किसी भी तरीके का कोई भी प्रोविजन गिवन ना हो। द थर्ड थिंग इज ए, दैट इज एप्लीकेशन। अब आपको रूल मिल गया है, अब आपको इशू पता चल गया है, तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको उसको अप्लाई करके दिखाना है। जब मैं एक मॉडल आंसर लिखती हूं, तो मेरे लिए क्या होता है कि मैं इशू को और रूल को आराम से नेविगेट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूं। तो मुझे वो चीज आती है, मुझे वो मेरे स्कूल में, मेरे लॉ स्कूल में पढ़ाया गया है, करेक्ट। लेकिन आपके लिए ये शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मेरे लिए डिफिकल्ट होता था ये थर्ड वाला पार्ट, दैट इज एप्लीकेशन। क्योंकि मैं चाहती थी कि जब मैं अप्लाई करूं रूल को, तो मेरा जो कंक्लूजन है वो बहुत आराम से इस्टेब्लिश हो जाना चाहिए। तो मैं हमेशा कोशिश करती थी कि मेरी एप्लीकेशन में अधिकतर स्ट्रेंथनिंग आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। लीविंग दैट, मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम ये बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन वाला जो पैराग्राफ है, आपको उसको बनाना कैसे। सबसे पहले तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एप्लीकेशन के बेसिस पे 6 पॉइंट समझ में आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, आपने ये पॉइंट्स लिख लिए। एंड इसके अलावा आपके पास एक लिस्ट ऑफ ट्रांजिशनल वर्ड्स होनी चाहिए। ये जो लिस्ट ऑफ ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस है, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अपने पैसेज को एक करेक्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने। तो देखिए, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज द आयरैक मेथड, लेकिन उसका फ्लो एंड उसको बेटर बनाने के लिए आपको वर्ड्स की जरूरत होती है, जैसे मोर ओवर, हाउ एवर, बट, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे इन एडिशन टू इज अ फ्रेज, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे फ्रेजेस एंड वर्ड्स होते हैं जो आपके इन पॉइंट्स को, जो आपने मेन पॉइंट्स निकाले हैं, जिसकी वजह से इन रूल्स को यूज करके आप अपने कंक्लूजन तक पहुंच पा रहे हो, इन सब को जोड़ के एक परफेक्ट पैराग्राफ में लाना आपके लिए इजियर हो जाता है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये आप कुछ समय में अपने खुद के दिमाग में करने लगोगे कि आपने 6 पॉइंट्स बना लिए एंड 6 पॉइंट्स ऐसे हाथ निकाल दिया, और फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट लिखा, एक ट्रांजिशनल वर्ड या फ्रेज डाला, सेकंड पॉइंट लिखा, एक ट्रांजिशनल वर्ड या फ्रेज डाला, थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन किया, फिर ट्रांजिशनल वर्ड या फ्रेज डाला, फोर्थ वाला एंड देन फिफ्थ वाला। एंड दिस इज हाउ यू अप्लाई इट। अब ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एस्थेटिक के लिए बताया है, लेकिन एप्लीकेशन को एक्चुअली करते कैसे हैं उसके लिए आपको सीआर पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए यू कैन 100% चेक आउट द बैच, क्योंकि सीआर पूरा पढ़ाना मेरे लिए इस वीडियो में इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। लेकिन मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूं कि अगर आपने एप्लीकेशन वाला जो पैराग्राफ है उसको सही से बनाना सीख लिया, एंड अगर आपने मेरे साथ कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, तो यू विल बी एबल टू गेन रियली गुड मार्क्स, just like how my previous students did. The last thing is conclusion. लेकिन इस कंक्लूजन द लास्ट थिंग, अब देखिए, जब आप क्वेश्चन में देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ए ने बी के घर में चोरी की एंड बी ने अपने घर में ए को चोरी करते हुए देख लिया, बी ने ए को अलेज किया, एंड उसके बेसिस पे ए को जो है वो सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, या उसके ऊपर क्या कार्यवाही बैठनी चाहिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसे पहले तो यू विल हैव टू थिंक ऑफ द कंक्लूजन दैट यू वांट टू रीच टू। उसके बाद ही आप इतना सारा आंसर को बना पाओगे कि
ए एक्चुअली थीफ है कि नहीं है आपके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक बेटर एग्जाम्पल देती हूँ। आरव नाम का एक बच्चा है जो 17 years ओल्ड है एंड ही लिव्स इन अ वेरी स्लम काइंड ऑफ एरिया। ठीक है, तो आरव जो है वो एक दिन फुटबॉल खेल रहा होता है एंड फुटबॉल जो होती है वो किसी की फैक्ट्री में चली जाती है। ठीक है, इस फैक्ट्री ओनर ने आरव को बहुत बार बोला था कि आरव आप फैक्ट्री में एंटर नहीं कर सकते हो, फैक्ट्री इज नॉट फॉर चिल्ड्रन टू प्ले, आप फैक्ट्री में मत जाइएगा। बार 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 ये बात आरव को बोली गई थी। आरव इज ओनली 17 years ओल्ड। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आरव ने जब फुटबॉल वहां फेंकी और उसके बेसिस पे वो फैक्ट्री के अंदर एंटर करता है और फैक्ट्री ओनर ने उसको बार बार बोला है कि आप नहीं एंटर कर सकते हो, तो क्या फैक्ट्री ओनर, अब ये क्वेश्चन है आपका कि क्या फैक्ट्री ओनर उसके ऊपर क्रिमिनल ट्रेसपास का चार्ज लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है? तो अब आपको सबसे पहले तो आरव का साइड चूज करना पड़ेगा कि आप आरव के ऊपर क्रिमिनल ट्रेसपास का चार्ज लगवाना चाहते हो कि नहीं लगवाना चाहते हो। आप किस साइड से आर्ग्यू करना चाहते हो पहले आप वो सोच लो। जैसे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि जब भी आपको साइड पिक करने के लिए कहा जाता है तो आप ये साइड पिक करते हो कि 99% पीपल जो है वो आरव का साइड पिक करेंगे कि आरव ने कोई कुछ गलत नहीं किया है, आरव की फुटबॉल चली गई थी इसलिए वो गया था फैक्ट्री के अंदर, तो मैं 99% से अलग हटके एक आंसर लिख दूंगा तो मुझे बहुत अच्छे ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे। बट दैट्स नॉट ट्रू। आपको हमेशा वो आंसर लिखना चाहिए जिसको आप एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छे से स्ट्रेंथन कर सको, जिसका आप आंसर बहुत अच्छे से फ्रेम कर सको। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए आरव का अगर आप साइड लेते हो क्योंकि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हैं, जैसे आरव 17 years ओल्ड है, प्लस आरव का इंटेंशन फैक्ट्री में जाके कोई हार्म पहुंचाने का नहीं था, जबकि ट्रेसपास का एक्चुअल जो डेफिनेशन होती है उसके हिसाब से ऑफेंस करने की इंटेंट से जब कोई कहीं ऑफेंस करने की इंटेंट से जब कोई कहीं जाता है तब आप उसको ट्रेसपास के लिए कुछ बोल सकते हो, प्लस वो 17 years ओल्ड है, तो ये आपके लिए बहुत इजी है। ये सिचुएशन आपके लिए डिफेंड करना इजी है, तो आप हमेशा इस सिचुएशन के लिए ही जाइए जो भी सिचुएशन आपको इजी लगती है। अब देखिए जो कंक्लूजन है, अगर आप उसमें पहले ही पहुंच जाएंगे तो आपके लिए ये जो 6 पॉइंट्स है ऑफ एप्लीकेशन ये बनाना इजी होगा, रूल्स को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना इजी होगा, एंड इशू तो आपको जो है वही देखना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों, मतलब अगर आपका फोर्थ वाला जो सिचुएशन है, फोर्थ वाला जो स्टेप है ये फिगर्ड आउट है तो थर्ड एंड सेकंड अपने आप ही फिगर आउट हो जाएगा। देयरफॉर आप कंक्लूजन पहले समझ लीजिए, एंड देयर शुड बी अ सिंगल कंक्लूजन, कि आप ये नहीं कर सकते कि आप दोनों साइड से लड़ रहे हो। दैट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड। आपका आंसर बिल्कुल 0 मार्क्स मिलेंगे आपको उस पर। आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि आयरैक मेथड क्या है, तो हमने उसको इतना तो बता दिया, इशू, रूल, एप्लीकेशन एंड कंक्लूजन। लेकिन अगर आप चाहते हो उसको और अच्छे से समझना तो इशू मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम, करेक्ट। रूल मतलब व्हाट इज द लॉ, हाउ डज द लॉ अप्लाई हियर मतलब एप्लीकेशन, करेक्ट। एंड लास्ट इज कंक्लूजन, व्हाट इज द रिजल्ट, कि आप क्या सोचते हो क्या रिजल्ट होना चाहिए इस चीज का। देखिए एनएसएट में आयरैक क्यों मैटर करता है, मैं आपको ये बात बता देती हूँ। आयरैक इसलिए मैटर करता है क्योंकि वो डेमोन्स्ट्रेशन की टेक्निक जो है वो बहुत अच्छी है। इट इज वेरी गुड क्योंकि आपने जो सोचा, आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको एक गुड स्ट्रक्चर में लाने में आयरैक आपको बहुत हेल्प करता है। प्लस आप समझोगे, अगर आप ये दिमाग से हटा दो कि आयरैक इज अ मतलब वेरी स्ट्रिक्ट रूल, तो भी जब आप ऐसे लिखा करते थे, जब आप स्कूल में ऐसे लिखा करते थे तब भी तो आप डिवाइड करके लिखते थे ना, कि पहले आप इंट्रो लिखते थे, फिर आप मेन बॉडी पे जाते थे एंड फिर आप कंक्लूजन पे आते थे। बस अब क्या हो गया है कि ये जो इंट्रो है इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, कि इंट्रो में भी आपको 2 स्टेप बता दिए गए हैं कि आपको इंट्रोडक्शन भी कैसे देना है। तो स्टेप 1 इज इशू बता देना है, स्टेप 2 इज रूल बता देना है। बस इतना ही तो डिफरेंस आया है। तो आयरैक मेथड इज नॉट ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है कोई, ये आप हमेशा से करते आ रहे हो एंड आपको बस इसको थोड़ा सा और स्ट्रक्चर्ड मैनर में करना है, करेक्ट। नेक्स्ट इज कि एनएलसैट आंसर राइटिंग स्पेशली पार्ट बी जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर, लॉजिक
और रीजंस मांगता है, ठीक है। स्टोरी टेलिंग नहीं चाहिए होती है इसके आंसर्स में, चाहे आप पार्ट बी में लीगल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को देख रहे हो या आप करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस को देख रहे हो, या जो भी करंट अफेयर्स नहीं तो जो जीके वाले क्वेश्चंस को देख रहे हो। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को देख रहे हो तो उसमें आपसे एक्सपेक्टेड होता है कि आप लॉजिक एंड रीजन के बेसिस पे आंसर लिखें। लीगल नॉलेज के बेसिस पे आंसर कोई नहीं ढूंढ रहा है और ना आपकी स्टोरी टेलिंग को क्वेश्चन करना चाह रहा है। नेक्स्ट इज कि देखिए क्या होता है कि जब आप एक मेथड यूज करते हो, जब आप एक तरीका यूज करते हो कि IRAC में लिखना है मुझे, तो ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। प्लस जो आपकी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं कि आप सीधा कंक्लूजन की बात करने लगते हो या आप एकदम से कंक्लूजन को जस्टिफाई ही करने लगते हो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग अ पर्टिकुलर तरीका या फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रूट। द लास्ट थिंग इज कि जो रिजल्ट होता है वो सही से रीजनड होता है। तो जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, जो एक पैराग्राफ पढ़ रहा है, देखिए आप पॉइंट्स में तो लिखोगे नहीं, तो जो एक पैराग्राफ पढ़ रहा है उसके लिए कितना इजी होता है उस फ्लो को अच्छे से रीड कर पाना। आप वहां जाके नॉवलिस्ट नहीं बनना चाह रहे हो, आप बस अपने कंक्लूजन को सपोर्ट करना चाह रहे हो विथ particularly good reasons. And that's it, guys. I hope this video helps you a lot. And if it does, don't forget to check out the link in description for the full batch and for the batch for only part B, because part B भी आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन part A is also very very necessary, जिसके लिए आपको full throughout classes मिल सकती है एंड आप इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड आई कैन प्रॉमिस यू कि अगर आपने पार्ट बी में मेरे साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो आई विल हेल्प यू क्रैक द एग्जाम इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। I'll see you next time. Until then, don't forget me. Send me love. I love you all. Bye.